रिएक्शन इन आरडीएस। जो पहला स्टेप है बेटा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, आरडीएस बोलते हैं, स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आइंस आपस में मिलते हैं, वो फास्ट स्टेप होता है, तो उसकी जो स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, इसलिए लिख दिया यूनिमोलेकुलर रिएक्शन इन आरडीएस के रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या स्लो स्टेप में वो एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर मीन कि उसके स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 है। तो उसी से रिलेटेड रेट इक्वेशन बनेगी, रेट इज इक्वल टू के R3CX पावर 1, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर 1 है। यहां जो पावर होती है वो ऑर्डर को डिसाइड कर रही होती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने आयोनाइज किया, कार्बोकैटाइन बनाया, अब उस कार्बोकैटाइन पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है क्योंकि पहले वाला न्यूक्लियोफाइल आयोनाइज होकर सेपरेट हो चुका है, इसलिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले बता दिया, sp3 से sp2 होती है, रेट इक्वेशन भी डिस्कस हो गई। इट इज स्पेसिफिक फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्पेसिफिकली शो करते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। अब यहां पे पॉइंट आता है जो मैंने लिखा हुआ है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो शो दिस, और मैंने आपको कुछ देर पहले यहां भी बताया था कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो शो दिस। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 भी शो कर रहा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी शो कर रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि वो किस वक्त SN1 शो कर रहा है, किस वक्त SN2 शो कर रहा है। तो बेटा पोलर सॉल्वेंट, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में है तो SN1, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और आखिरी चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी नंबर 1 पे आ गए, सेकेंडरी नंबर 2 पे, और प्राइमरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे फॉर SN1। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया बेटा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ MCQs जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला MCQ जो है इससे रिलेटेड वो आपके सामने बेटा, इस MCQ में कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर SN1 एंड SN2। कहते हैं कौन सी बात SN1 SN2 के हवाले से इनकरेक्ट है। मैकेनिज्म रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, 2 टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। ये बेटा अब नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। SN1 पहली ऑप्शन लिखी हुई है, SN1 के नीचे इट इज यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। फिर उसी तरफ दूसरी तरफ जो है वो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन, उसके नीचे पहली ऑप्शन है इट इज बायोमोलेकुलर रिएक्शन। पहली बात सही है बेटा। सेकंड ऑप्शन है SN1 के नीचे लिखा हुआ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये गलत हो गया। SN1 फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 सेकंड ऑर्डर है, और SN2 के नीचे फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये बातें उलट लिखी हुई हैं और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी बेटा, ये आंसर है। चार्ली ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन इज R3CX, यानी टर्शियरी नंबर 1, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN2 मैकेनिज्म उसमें प्राइमरी नंबर 1 पे, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो चार्ली ऑप्शन ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मैंने भी आपको SN1 में बताया कि 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, और जो SN2 था उसमें बताया था कि 100% इन्वर्जन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। पहली ऑप्शन है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे बेटा डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उस पर भी डिपेंड किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होंगे तो ज्यादा जल्दी SN1 रिएक्शन शो करेंगे, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है बेटा। स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे मैंने भी पॉइंट समझाया था आपको कि SN1 रिएक्शन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर इसका आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। जो बेटा आखिरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, 50% चांस ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% चांस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसमें होता है। दोनों चीजें 50-50 हैं, इसलिए इसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। जी बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम दोबारा से 1 बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ये नाम क्यों रखा गया है? एलिमिनेशन का मतलब है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का बनना। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर ली जाए, उसे अल्कीन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन से मुराद है
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसे यहां पे देखें, ये बेटा एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, अल्कोहलिक KOH जो है वो यहां पे एलिमिनेशन करेगा। कैसे करेगा जी? जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से बेटा हाइड्रोजन माइनस होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों जो हाइड्रोजन है इनमें से कोई एक हाइड्रोजन माइनस होना है, और उस हाइड्रोजन के जाने से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू हाइड्रोजन ये इधर शिफ्ट होना है, जो डबल बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत यहां से चला जाएगा। जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जैसे यहां पे क्लोरीन लिखा हुआ तो ये आ गया जी, KCl आ जाएगा, प्लस आगे बेस, वो बेस जो यहां से आएगी जिसने आके बेसिकली रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो बेस वो स्पीशी है जो हाइड्रोजन पे अटैक करती है। तो बेटा बेस आती है, हाइड्रोजन पे अटैक करती है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कार्बन टू कार्बन के दरमियान शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड बनता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत यहां से निकलता है, पोटाशियम के साथ मिलकर KCl बन जाता है। अब हमने यहां पे कॉन्सेप्ट जो समझना है वो बेस के बारे में है। अल्कोहलिक KOH जब आयोनाइज होता है तो OH आयन और पोटाशियम आयन बनते हैं। OH आयन एक जो ना बेस के तौर पे ऐड कर सकता है, लेकिन अल्कोहल जब आयोनाइज होती है तो एथोक्साइड और H आयन बनते हैं। अब दो नेगेटिव आयन हमारे पास आ गए बेटा, इन दोनों नेगेटिव आयन में हमने ये देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इन दोनों में ये जो हमारे पास दोनों नेगेटिव आयन आए, इनमें ये ज्यादा अच्छी कॉन्जुगेट बेस है। ये दोनों जो है ना वो आपस में आयोनाइज होने के बाद आयन्स बने, ये भी आयोनाइज होकर आयन बना, ये भी आयोनाइज होकर आयन बन गया। अब दो नेगेटिव आयन है हमारे पास, इन दोनों में बेटा जो OH नेगेटिव आयन है उसकी जो हमारे पास Ka वैल्यू, वाटर से अगर हम बात करें कि वाटर को अगर आयोनाइज करवाया जाए तो उसमें से OH आयन बनते हैं, और अल्कोहल को अगर आयोनाइज करवाया जाए तो उसमें से जो OH आयन बनते हैं, तो वो जो बेस रिलीज होने की एबिलिटी है, OH आयन बनाने की एबिलिटी है, वो वाटर में KOH में ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो चीज हाइड्रोजन पे अटैक करे वो कौन सी अच्छी बेस होगी। तो हाइड्रोजन पे अटैक करने के हवाले से जो एथोक्साइड आयन है वो ज्यादा अच्छी बेस है। यानी हम इसको किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, इसको हम डिसाइड करें Ka वैल्यू पे। देखिएगा जरा, इसको मैं यहां पे साइड पे लिख रहा हूं। HCl है बेटा आपके पास, HCl को वाटर में आयोनाइज करवाया जाए तो H आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इसी तरह से वाटर है, वाटर अगर आयोनाइज होता है तो H आयन और OH आयन बनेंगे। अब यहां पे दो नेगेटिव आयन आए, एक बेटा क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। हमने ये देखना है कि यहां पे कॉन्जुगेट बेस, ये जो Cl नेगेटिव है और ये जो OH नेगेटिव है, इन दोनों में डिसाइड करना है कि कॉन्जुगेट बेस कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होती है, क्योंकि जो HCl वो एक अच्छा एसिड है, वो फौरन आयोनाइज होगा, वो 100% आयोनाइज होगा। ये जो क्लोरीन है इसका दोबारा H आयन एक्सेप्ट करके रिएक्शन को वापस लेके आना स्लो होगा, क्योंकि क्लोरीन ने तो हाइड्रोजन से जान छुड़वाई है, वो तो फौरन H आयन को छोड़ देगा। वाटर अपने H आयन को जल्दी नहीं छोड़ता, यानी अगर OH को मौका मिले तो फौरन H आयन को एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरह से बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में वीक एसिड कौन सा था, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक एसिड हुआ। तो वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह से यहां पे अगर बात की जाए तो इन दोनों में वीक एसिड कौन सा है, तो बेटा अल्कोहल वीक एसिड है इसके मुकाबले में, KOH के मुकाबले में। तो फिर ये जब आयोनाइज होता है H आयन छोड़ता है और C2H5O नेगेटिव आयन बनाता है, एथोक्साइड आयन हम इसे कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। अब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये H आयन पे फौरन अटैक करती है, क्योंकि ये वीक एसिड था। ये कॉन्सेप्ट, ये वीक एसिड, इसकी कॉन्जुगेट बेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग। अब ये बेस, दिस वन, ये बेस है
जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं C2H5O नेगेटिव। अभी हमने कुछ देर पहले जब डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल भी बेटा नेगेटिव आयन होता है, ये भी नेगेटिव आयन है। तो बच्चे के ज़हन में सवाल आता है कि बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है। जो चीज कार्बन पे अटैक कर रही होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है, जो हाइड्रोजन पे अटैक कर रही होती है वो बेस होती है। ये बेटा एक बड़ा नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, ये कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता बेटा? ये क्लोरीन है। अगर मैं फर्ज करें जी एथोक्साइड आयन को इधर लिखता हूं तो ये एक बड़ा नेगेटिव आयन है, ये अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन सामने मौजूद है, दे रिपेल ईच अदर। ये ऑपोजिट साइड पे आया, अब अगेन एटॉमिक साइज आयनिक साइज तो नहीं रहना है उसका, वो आके उस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में ये CH3 आ रहा है। तो फिर इस C2H5O नेगेटिव एथोक्साइड आयन का आसान शिकार है वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच है। तो बीटा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन, जो 3 हाइड्रोजन है, किसी एक पे ये अटैक करता है, अटैक करके हाइड्रोजन को निकालता है, अपने साथ जोड़ के ये BH बन गया, बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया और वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। उस बॉन्ड के अंदर शिफ्ट होने से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। ये है बीटा एलिमिनेशन। इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, इसलिए इसको बायमोलेकुलर एलिमिनेशन का नाम दिया जाता है। ये बीटा एलिमिनेशन की फर्स्ट टाइप आ गई हमारे पास, बायमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए होगी। इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने SN2 में पढ़े थे, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। क्या क्या पॉइंट थे कि ये एक बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 से sp2 में चेंज होती है। हम इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और बेस पे उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बट सेकेंडरी कैन आल्सो शो दिस। ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन इसमें वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला टॉपिक नहीं आना। अब आते हैं E1 पे। E1 और SN1 के पॉइंट सेम है। E1 और SN1 दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि E1 और SN1 दोनों टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए होते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड है पोलर सॉल्वेंट, हम इसमें ऐड करते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसमें ये आयोनाइज होता है, कार्बोकैटाइन बनता है, हैलाइड आयन सेपरेट हो जाता है। अब उस कार्बोकैटाइन को जो कार्बन के साथ 3 CH3 थे, अगर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन पर अटैक करे, ये जो कार्बन के साथ 3 CH3 है, ये 2 CH3 वैसे के वैसे ही आ गए, ये तीसरे CH3 को एक्सपैंड करके लिखा है बेटा। बेस आके अटैक करती है उस हाइड्रोजन पे, दैट इज बीटा हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 CH3, ये बेटा अल्कीन बन गया। साथ वो बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ सेपरेट हो गई। तो इसमें भी सारी बातें वही आ जाएंगी। क्या जी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग का है, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग है, उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पे सेकंड रिएक्शन फास्ट होता है, उसमें एलिमिनेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की चेंज होती है, पोलर सॉल्वेंट को यूज किया जाता है। इसमें बस वो पॉइंट नहीं आना कि जी रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रही होती है, वो यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनने की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने की वजह से उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर बन चुकी है। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर में जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप को फॉलो कर रहा होता है। ये तो आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि E1 और SN1 दोनों एक दूसरे के कंपीटिंग रिएक्शन है। कंपीटिंग रिएक्शन मीन दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं, यानी पहला स्टेप दोनों का सेम है। सेकंड स्टेप में हमारे पास अल्कीन भी बन रहा होता है, और अगर फर्ज करें कि वो बेस की जगह पे आप OH लगा दें तो OH का लगने से अल्कोहल भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्कोहल भी बन रहा होता है, अल्कीन भी बन रहा होता है, दोनों फिर एक दूसरे के कंपीटिंग रिएक्शन या साइड रिएक्शन कहलाते हैं कि दोनों ही चल रहे हैं, दोनों में ही जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे होते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि E1 और SN1 में फर्स्ट स्टेप सेम होता है। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, हम उनको डिस्कस करने से पहले एक कंपैरिजन बेटा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 मैकेनिज्म। E1 जो है वो यूनिमोलेकुलर है, जैसे बता दिया मैंने, SN1 की तरह से है, और E2 SN2 की तरह से बायोमोलेकुलर है। E1 का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और E2 का
जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा। जो E1 है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप में बेस अटैक करती है। जो E2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से E1 टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा फास्ट, सेकेंडरी के लिए उससे कम और प्राइमरी के लिए सबसे कम, और जो E2 है वो प्राइमरी के लिए सबसे ज्यादा फास्ट, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए फॉलो करेगा। तो जी बेटा अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एन अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। जी बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि एलिमिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी अल्कीन बनता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। पहली ऑप्शन ही एलिमिनेशन है और यही इसका आंसर है, क्योंकि बीटा ऑप्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। डिहाइड्रेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होती बल्कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। चार्ली ऑप्शन जो है वो ऑक्सीडेशन, वो भी नहीं हो रही। कंडेंसेशन भी यहाँ पे नहीं हो रही। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेशन यानी अल्फा ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट इन्वॉल्व बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कहते हैं कौन सी जो अल्कोहल है जो अल्कीन नहीं बनाएगी, जो एलिमिनेशन नहीं करेगी यानी डिहाइड्रेशन नहीं होगी अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा पहली ऑप्शन जो है, मैं सारी ऑप्शन यहां पे लिख लेता हूं, देन हम इनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा ये मैंने सारी ऑप्शंस यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जी बेटा ये पहली ऑप्शन है, दैट इज 1-ब्यूटानोल। डिहाइड्रेशन के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बीटा हाइड्रोजन का होना। अल्फा कार्बन तो वो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जब आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिलाएंगे वो इसे डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट के लिए OH अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, इसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1-ब्यूटीन बनेगा बेटा। अब बीटा ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं। अल्फा कार्बन से तो OH जाना है, बीटा कार्बन, ये तीनों ही है। किसी एक से हाइड्रोजन को माइनस कर दें और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी इस अल्फा में फर्ज करें जी यहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कुछ यूं बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, दैट इज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। ये डिहाइड्रेशन के बाद अल्कीन बन गया। इस केस में आ जाए, अल्फा कार्बन के साथ बेटा 2 बीटा जो ना कार्बन मौजूद है, उनमें से किसी एक से हाइड्रोजन माइनस होना है, तो अल्फा से OH माइनस हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन माइनस होगा। फर्ज करें जी दोनों में डबल बॉन्ड आता है तो ये 1-प्रोपीन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन जब यहां पे आते हैं हम, ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है। नियोपेंटाइल अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास तो OH है लेकिन बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। OH तो चला गया, जब तक बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो नियोपेंटाइल अल्कोहल है जिसको 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल भी कहते हैं, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट एक कंपैरिजन आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इनमें क्या कंपैरिजन है? इनमें कंपैरिजन में देखें लिखा हुआ जी एसएन रिएक्शन के नीचे, एसएन रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में जो ना वो अकर हो रहा होता है, और जो बीटा एलिमिनेशन है ये जरा लेस पोलर, जैसे अल्कोहल्स वगैरह हैं और अल्कोहलिक KOH हम इसमें यूज करते हैं तो उसके अंदर ये जो ना परफॉर्म किया जा रहा होता है। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है वो आपको समझा दिया मैंने कि अल्काइल हैलाइड पर जब अल्कोहलिक KOH अटैक करता है, जो बीटा एलिमिनेशन के नीचे लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड पर जब अल्कोहलिक KOH अटैक करता है तो अल्कीन बनता है, जो ना वो वाटर बनता है और साथ ब्रोमाइड आयन जो कि KBr वगैरह बन जाते हैं। और इधर एसएन रिएक्शन के नीचे जो रिएक्शन है Br को OH रिप्लेस करता है, इसमें मोस्टली एक्वस KOH हम यूज करते हैं
तो वो एक्वस KOH में जो OH आयन है वो कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को रिमूव कर देते हैं, तो अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड आयन वगैरह बन जाते हैं। In SN reaction, attacking nucleophile attacks the electrophilic carbon atom alpha carbon of the alkyl halide। कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करता है। मैंने अभी आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस बताया था कि बेस वो नेगेटिव आयन है जो हाइड्रोजन पर अटैक करती है और न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिव स्पीशी है जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा होता है। तो बीटा एलिमिनेशन में बेस होती है जो हाइड्रोजन पे अटैक कर रही होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो नेगेटिव स्पीशी है वो जाके कार्बन पे अटैक कर रहा होता है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस में यही डिफरेंस है बेटा, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन बीटा एलिमिनेशन बेस अटैक्स ऑन द बीटा हाइड्रोजन, ये मैंने बता दिया आपको पहले। और आखिरी बात है टेक्स प्लेस कंपैरेटिवली एट लो टेम्परेचर। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं और बीटा एलिमिनेशन ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट MCQ जो है, फॉर विच मैकेनिज्म इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि किस किस केस में पहला रिएक्शन पहला स्टेप सेम होता है, E1 और SN1। तो बेटा E1 और SN1 में अल्फा ऑप्शन यही इसका आंसर है जो मैच कर रहा है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में SN2 और SN1 और E2 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में E2 और SN2 लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया, और डेल्टा ऑप्शन में E1 और E2 ये भी गलत है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा अल्फा ऑप्शन E1 एंड SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज। कहते हैं अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है किसी भी दूसरे कंपाउंड के लिए, खासतौर पे न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, बिकॉज पहली ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो है लेकिन ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। बीटा ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप। चार्ली ऑप्शन है दे हैव न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप, और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड बैड लिविंग ग्रुप। जी बेटा, जब अल्काइल हैलाइड पे कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल अगर तेजी से कार्बन को लीव करता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो फिर जो है ना वो ज्यादा बेहतर तौर पे रिएक्शन होता है। और चूंकि रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के फास्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फिर इस बात को जो बीटा ऑप्शन है वो एक्सप्लेन कर रही है और यही बेटा इसका आंसर है। जी बेटा, अब हमने जो डिस्कस करना है वो जो ना हमारे पास कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड MCQs करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल हर पॉजिटिव स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को ही लुईस एसिड कहा जाता है बेटा। तो फिर वो लुईस एसिड भी कहला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इनमें दो कैटेगरीज हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बेटा न्यूट्रल में BF3 है, AlCl3 है। थर्ड ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, FeCl3, SO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे इनमें जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और एंड पे जो पॉजिटिव स्पीशीज हैं जैसे हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड है, नाइट्रोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन है, ये सारे के सारे जो हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की बात करनी है तो फिर दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव स्पीशी है वो जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे क्लोरीन वगैरह आते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक या आयनिक साइज होना चाहिए। ये दो शर्तें जो पूरी करेगा वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम आते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। तो न्यूक्लियस लविंग यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जिन पे लोन पेयर हो वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही लुईस बेस कहते हैं, तो सारी लुईस बेसेस भी
न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब आगे आते हैं वाटर। वाटर के पास लॉन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आ गए हैविंग लॉन पेयर्स। और फिर नेगेटिव, अल्काइल नेगेटिव आयन है, CN नेगेटिव है, एसीटेट नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, या जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, बेंजीन है, ये सारे बेटा न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। इन दोनों बातों को उल्टा दें, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए। जैसे इन दो शर्तों को आयोडाइड आयन बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लार्ज एटॉमिक साइज है, तो आयोडाइड एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो फिर बेटा ये वाली जो शर्तें हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए और इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट भी साथ ही हमने क्लियर कर लिया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं कौन सा ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है। मैंने भी बताया अच्छे न्यूक्लियोफाइल की शर्तें हैं लार्ज एटॉमिक साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो स्मॉलर एटॉमिक साइज में होगा, वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जैसे पहली ऑप्शन है CH3 नेगेटिव, फिर दूसरी ऑप्शन है बेटा NH2 नेगेटिव, तीसरी ऑप्शन है OH नेगेटिव और लास्ट ऑप्शन है फ्लोराइड नेगेटिव। फ्लोराइड बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो भी तो ये किसी को डोनेट नहीं करेगा, ये एक वीक बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो है डोनर नहीं है, अच्छा डोनर नहीं है। तो इट शुड बी वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल और इसका आंसर भी यही है बेटा, डेल्टा ऑप्शन। अब अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो CH3 नेगेटिव है क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसकी। उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे NH2 नेगेटिव आएगा, तीसरे नंबर पे OH नेगेटिव आएगा और लास्ट पे फ्लोराइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे वो हमसे पूछता कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है तो CH3 नेगेटिव, उसने वीकर न्यूक्लियोफाइल पूछा तो फ्लोराइड नेगेटिव यानी डेल्टा ऑप्शन। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कहता है न्यूक्लियोफाइल को आप सिलेक्ट करें। पहली ऑप्शन है NH4 पॉजिटिव आ गया, ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। फिर दूसरी ऑप्शन है BF3, अभी बताया था आपको, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। चारली ऑप्शन है NH3, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लॉन पेयर होता है, ये ही न्यूक्लियोफाइल है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और जो न्यूक्लियोफाइल है वो चार्ली ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट। कहते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है वाटर, न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी ऑप्शन है अमोनिया, न्यूक्लियोफाइल है। तीसरी ऑप्शन AlCl3, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन OH नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे वो कह रहा था कि सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के। तो अल्फा भी न्यूक्लियोफाइल, बीटा भी न्यूक्लियोफाइल, डेल्टा भी न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है और यही बेटा इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। जी बेटा ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, टर्शियरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन आता है, देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन आता है और फिर जो है वो नर्सरी कार्बोकैटाइन आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल उसने पूछा हमसे। अब जो ऑप्शन हमारे पास है बेटा, उन ऑप्शन में पहला तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन है, सबसे स्टेबल इसे होना चाहिए था। बीटा ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। चार्ली ऑप्शन बेंजीन आ गया बेटा, फिनाइल के साथ CH2 पॉजिटिव, ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, जिसमें बेंजीन आ जाए वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो फिर नंबर 1 पे बेंजीन कंटेनिंग कार्बोकैटाइन, दूसरे नंबर पे टर्शियरी, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी, चौथे नंबर पे प्राइमरी, देन पांचवें नंबर पे जाके नर्सरी कार्बोकैटाइन यानी CH3 पॉजिटिव आएगा। तो फिर यहाँ पे जो आंसर है डेल्टा ऑप्शन में तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, तो फिर यहाँ पे जो आंसर है वो चार्ली ऑप्शन होगा बेटा, अल्फा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चार्ली यानी बेंजाइल कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? लार्ज साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो शर्तें मैंने बताई थी। पहली ऑप्शन है Cl नेगेटिव, दूसरी ऑप्शन है Cl पॉजिटिव, तीसरी ऑप्शन है Cl2 और लास्ट ऑप्शन है Cl।
जो लास्ट ऑप्शन है वो तो फ्री रेडिकल है, वो तो कैटेगरी से बाहर निकालते हैं। अब Cl पॉजिटिव बीटा ऑप्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है कैटेगरी से बाहर। अब अल्फा और चार्ली, जो चार्ली ऑप्शन है वो Cl2 है, लोन पेयर होता है उसके पास, लेकिन वो मॉलिक्यूल है, स्टेबल हो चुका हुआ है। और जो अल्फा ऑप्शन है वो क्लोराइड आइन है, उसमें नेगेटिव आइन है, यानी अपने जो उसके इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मोस्ट रेडिली, ये ज्यादा जल्दी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसे डोनेट करेगा, तो ज्यादा अच्छा जो ना न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अल्फा ऑप्शन बना, क्लोराइड आइन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिलेक्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कहते हैं न्यूक्लियोफाइल आप बताएं जो एग्जांपल्स दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बीटा ऑप्शन NH2 नेगेटिव, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है। चार्ली ऑप्शन जो है वो NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल। और डेल्टा ऑप्शन NH4 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर यहां पर NH2 नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है, यानी बीटा ऑप्शन बेटा। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।